नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 145 के चैप्टर नंबर 14 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा मानव अधिकार आंदोलन। इससे पहले 13 चैप्टर की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। यदि आपने उन लेक्चरों को नहीं सुना है तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, और साथ ही साथ अगर आप हमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना हमें कुल मिलाकर ये बताती है कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें मानव अधिकारों का अर्थ बताया जाएगा, और फिर ये बताया जाएगा कि भारत के पूर्वोत्तर में किस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन होता है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार मानवाधिकार कार्यकर्ता जो हैं वो सक्रिय रहते हैं, और किन किन चीज़ों को लेकर आवाज़ें उठाई जाती हैं। तो सबसे पहले चलो जानते हैं मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है। तो देखो भाई, जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो एक मनुष्य होने के नाते हर मनुष्य को कुछ अधिकार मिलने ही चाहिए, जो कि उसकी बेसिक नीड है, और उन्हीं अधिकारों को हम मानव अधिकार कहते हैं। प्राचीन काल में मानव अधिकार शब्द के लिए प्राकृतिक अधिकार शब्द का यूज होता था। और प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से थे? जिसमें प्राकृतिक अधिकारों की बात की जाए तो जीवन जीने की स्वतंत्रता थी, संपत्ति का अधिकार था, और आज यही चीज़ें हमारी क्या बन चुकी हैं? आज यही चीज़ें हमारी ह्यूमन राइट्स बन चुकी हैं। हर किसी को राइट टू लाइफ होना ही चाहिए, एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना ही चाहिए, एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना ही चाहिए, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए रिसोर्सेज का, जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जाति धर्म भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी डिमांड्स लगातार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की उठ रही हैं, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर भी। अब ऐसे में हमारी किताब क्या कहती है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देते हैं। तो जब हम वर्तमान में बात करते हैं मानव अधिकारों की, तो आज ये समाजशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय शब्द बन चुका है। व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं जिसके लिए वो एक इंसान के रूप में हकदार है। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के अनुसार वे सभी अधिकार जो मनुष्य के नेचर से ही बने हैं, वो सभी अधिकार उसके लिए प्राकृतिक अधिकार हैं, और ना सिर्फ वो प्राकृतिक अधिकार हैं बल्कि आज वो मानव अधिकार हैं। और कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इवन एक नागरिक भी दूसरे नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हम सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मानव अधिकारों की रक्षा करेगी। इवन रक्षा ही नहीं करेगी बल्कि सरकार लोगों के मानव अधिकारों में वृद्धि भी करेगी। आज मानव अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम किसी देश को लोकतांत्रिक देश कहते हैं और वहाँ के लोगों को अगर हमने ह्यूमन राइट्स नहीं प्रोवाइड करवाए, तो हम ये कहेंगे कि ये देश नाम मात्र का लोकतांत्रिक देश है। क्योंकि हर एक मनुष्य मनुष्य होने के नाते सम्मान पाने का अधिकार है, अपने मन के विचारों को प्रकट करने का उसको अधिकार होना चाहिए। हाँ, अलग अलग जगह पर इन अधिकारों की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। मानव अधिकारों का जो विकास हुआ, ह्यूमन राइट्स का जो डेवलप्ड हुआ, ये 3 पीढ़ियों में हुआ। पहली पीढ़ी शुरू हुई 18वीं शताब्दी में। अगर आप प्राचीन काल का इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पहले मनुष्य को अधिकार थे ही नहीं। राजतंत्र था, तानाशाही होती थी, और जनता सिर्फ उतना ही काम कर सकती थी जितना राजा और उसके सामंत कहते थे। लेकिन और बड़े पैमाने पर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की वजह से लोगों के अधिकारों का हनन होता था। स्वतंत्रता क्या है लोगों को पता नहीं होती थी, समानता क्या है लोगों को पता नहीं होती थी। कहीं पर रंग भेद चलता था तो कहीं पर जाति भेद चलता था, और महिलाओं के लिए तो बड़े पैमाने पर समस्या रही ही रही। ऐसे में 18वीं शताब्दी में, सब 18 सेंचुरी में सबसे पहली बार जब अमेरिकन क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया को एक नारा दिया, स्वतंत्रता का, समानता का, भाईचारे का। और यहीं से शुरुआत होती है मानव अधिकारों की। ये अधिकार ना सिर्फ नागरिकों के लिए अधिकार थे बल्कि ये सब राजनीतिक अधिकारों की भी रक्षा करते थे। इस संदर्भ में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आज़ादी मिली, विचार और विश्वासों की स्वतंत्रता की बात की गई। यानी कि पहली पीढ़ी जो है वो 18 सेंचुरी में यूरोप में शुरू होती है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, राजनीतिक अधिकारों की बात की जा रही है, सामाजिक अधिकारों की बात की जा रही है। आगे चलकर 19 सेंचुरी में मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी का उदय हुआ। इस पीढ़ी में हमने श्रमिक वर्गों की बात करी, जितने ही मजदूर वर्ग हैं उनके हितों की बात करी, उनके आर्थिक हितों की बात करी, उनसे जुड़े जो सुरक्षा संबंधित मुद्दे थे उनकी चर्चा की। मानव अधिकारों की जो तीसरी पीढ़ी है, इसका संबंध वर्तमान से है। आज बड़े पैमाने पर इनका जो मानव अधिकारों का दायरा है वो बहुत बढ़ गया है, जिसमें हम शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पीने का पानी और वातावरण को भी जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्णय का अधिकार भी जोड़ते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए।
तो मानव अधिकारों के अगर विकास की बात करोगे तो मानव अधिकारों का विकास कितनी पीढ़ियों में हुआ है? 3 पीढ़ी में हुआ है। सबसे पहले 18th सेंचुरी, फिर 19th सेंचुरी और फिर उसके बाद 20th सेंचुरी से लेकर अब तक लगातार चीजें चल रही हैं। भारत की बात करोगे तो भारत में मानव अधिकारों की शुरुआत 1975 के बाद हुई है, जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उस दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के मानव अधिकारों का हनन हुआ था। ये माना जाता है कि बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां हटा दी गई थी, दिल्ली से कुछ लोगों की जबरदस्ती नसबंदी तक कर दी गई थी। तो ऐसे में हमारे यहाँ बहुत सारे मानव अधिकार समूह उभरे, सोशल वर्कर्स उभरे, जिन्होंने जनता को उनके अधिकारों के प्रति अवेयर किया, क्योंकि शोषण उसका होता है जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और मानव अधिकारों का दायरा बढ़ता गया। मानव अधिकारों में धीरे धीरे आजीविका की बात होने लगी कि सभी लोगों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए। इतना ही नहीं, न सिर्फ इस पीढ़ी का विकास हो बल्कि आने वाली पीढ़ियों का विकास भी होना चाहिए। 1970 में बड़े पैमाने पर मानव अधिकार आंदोलनों की चर्चा की जाने लगी। इसके बाद 1980 के दशक में भारत में मानव अधिकारों का दूसरा चरण शुरू हुआ और इसे हम लोकतांत्रिक अधिकारों का चरण कहते हैं, जहां डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, नागरिकता की बात की जा रही है, शुद्ध स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तीसरा चरण 1990 के बाद शुरू होता है, जब मानव अधिकार अपना दायरा और भी ज़्यादा बढ़ाता है, जहां वो आर्थिक समानता की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है, राजनीतिक समानता की बात करता है, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। तो इस प्रकार से अगर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अधिकारों की 3 पीढ़ियां क्या हैं, तो सबसे पहले आप ह्यूमन राइट्स को डिफाइन करोगे। एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य को जो अधिकार मिलते हैं उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। पहले इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते थे, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। एक तरीके से सभी लोग, जिनके जितने भी रिसोर्सेज थे प्राकृतिक, वो सभी लोगों को समान रूप से निर्भर थे, समान रूप से प्राप्त थे, क्योंकि मनुष्य पूरी तरीके से किस पर निर्भर था? प्रकृति पर ही निर्भर था। आगे चलकर इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को मानव अधिकार रख दिया, जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता रख दी, और समय समय पर इनका दायरा बढ़ता चला गया। वर्ल्ड में देखोगे तो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और वर्तमान में ये 3 पीढ़ियां रही हैं। भारत में 1970 के दशक में पहली पीढ़ी रही है, 1980 के दशक में दूसरी, और 1990 से लेकर अब तक जो है वो तीसरा दौर मानव अधिकारों का चल रहा है। तो अधिकारों की 3 पीढ़ी आप ऐसे बताओगे। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आंदोलनों की। तो देखो, पूर्वोत्तर भारत की समस्याएं, अब इतने सारे चैप्टर पढ़कर आप समझ चुके हो कि पूर्वोत्तर भारत में समस्या ये है कि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी प्रवासी आकर बस चुके हैं, शरणार्थी आकर बस चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमेशा हिंसक संघर्ष रहते हैं, जो वहाँ के स्वदेशी हैं और जो वहाँ के विदेशी हैं, यानी कि नेटिव और एलियन के बीच में लगातार यहाँ पर दंगे फसाद बने रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ हैं और हर एक जनजाति ये चाहती है कि उसे ही सारे राजनीतिक अधिकार मिले और उसे ही उस क्षेत्र में सामाजिक समानता मिले। ऐसे में जो दंगे फसाद और संघर्ष होते हैं, परिणामतः बहुत सारे लोगों की आजीविका चली जाती है, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें जगह छोड़कर जाना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर लगातार मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। यहाँ पर सेना हमेशा तैनात रहती है और इसके अलावा बड़े बड़े बांधों के निर्माण की वजह से, इस क्षेत्र के विकास की वजह से, सड़क परियोजनाओं की वजह से लोगों का विस्थापन होता है। यहाँ पर एक कानून रखा गया है, वो कानून का नाम है AFSPA, यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट का निर्माण इसलिए किया गया था कि जितने भी क्षेत्र अशांत क्षेत्र हैं, जहाँ पर दंगे होने की स्थिति हमेशा रहती है, कभी भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसे क्षेत्रों में जो है सेना की हमेशा तैनाती रहेगी। जितने भी अशांत क्षेत्र हैं वहाँ पर AFSPA यानी कि अफस्पा कानून लागू रहेगा। सेना को यह अधिकार रहेगा कि वो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है। सेना अपने तरीके से इस क्षेत्र को डील करेगी, जिस किसी पर भी संदेह होगा, डाउट होगा, उसे गिरफ्तार कर सकती है इस कानून के तहत। तो जब नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में अफस्पा कानून लागू हुआ तो ये माना जाता है कि सेना लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेना सैनिक शासन से क्या होता है, जनता की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। लेकिन सुरक्षा के लिए ये ठीक भी है। कई बार क्या होता है, लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी ना सरकारी नीतियों का विरोध करते हैं। स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता जैसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं। अब अगर दंगे रोकने के लिए सेना को लगाया गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कई बार सेना भी ज्यादतियाँ करती है, लेकिन उसकी शुरुआत कौन करता है हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें केवल पुलिस, आर्मी और सरकार से नहीं समझ सकते। हमें कुछ जिम्मेदारी खुद भी निभानी पड़ेगी। तो अफस्पा कानून क्या है, नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे क्या हैं, अब हम अलग अलग राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आसाम की। आसाम में मानव अधिकारों की बात करें
तो असम में बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों का प्रयोग होता है। इसके अलावा यहाँ पर मानव तस्करी होती है, महिलाओं और बच्चों की भी तस्करी होती है। सीमा विवाद बने रहते हैं आसपास के राज्यों से, जैसे कि आपको पता है असम से ही अनेक राज्यों का उदय हुआ है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों को लेकर विरोध विद्रोह भी होते हैं। 1990 के दशक में जितनी भी रिपोर्टें प्रकाशित की गई उसमें यह पता चला कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे पत्रकारों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर बम विस्फोट भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों का अपहरण किया गया है, अनेकों हत्याएं हुई हैं, असंतुष्ट लोगों को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग जो संदिग्ध सूचना देते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से असम की अगर बात करो तो असम में बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन देखा जाता है, जहां महिलाएं और बच्चे तक सुरक्षित नहीं हैं, लोगों की तस्करी की जा रही है, सैनिक बल का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं, विवादों में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, शरीफ लोग बेचारे पलायन के लिए अपने घर बार छोड़कर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में जिस सुरक्षा के साथ मनुष्य को जीने का अधिकार दिया गया है उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की बात करो तो अरुणाचल प्रदेश में भी ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और ये भी स्वदेशी समुदाय जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, उनसे जुड़ा है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, जो लंबे समय से वहीं पर रहते चले आ रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति ही वहीं से हुई है, वो वंचित रहे हैं, वंचनाओं के शिकार रहे हैं। वंचना मतलब जिन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता है वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक सीमावर्ती इलाका है जिसकी सीमा चाइना से जुड़ रही है। अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा के बीच की वजह से यहाँ पर विवाद बहुत तगड़े हैं, कुछ क्षेत्रों पर चीन का नियंत्रण भी है, सुरक्षा के नाम पर यहाँ पे सेना की तैनाती है, जनता खुलकर अपना जीवन यापन नहीं कर पाती है। इसके अलावा यहाँ की बायोडायवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त है, प्राकृतिक पर्यावरण बहुत अच्छा है, लेकिन नदियों पर जब बांध बनते हैं, बिजली परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों का विस्थापन होता है। इसके अलावा सड़क जैसी जो परियोजनाएं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पीने के जो पानी की सुविधाएं हैं, ये यहाँ पर उतने बड़े स्तर पर लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई हैं जितने बड़े स्तर पर यहाँ के लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। अरुणाचल प्रदेश में मानव अधिकारों के महत्व को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि मानव अधिकार आयोग ने, जो कि ह्यूमन राइट जो कमीशन है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के लगभग 600 गांव ऐसे हैं जो भारत चीन की सीमा के पास हैं, और ऐसे में यहाँ के लोगों की मानव अधिकार को आप सुनिश्चित कीजिए। ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होगी कि यहाँ पे लोग सुरक्षित रूप से जीवन जी सकें, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। अरुणाचल प्रदेश में देखो एक मुद्दा और है, चकमा शरणार्थियों का। अब ये चकमा शरणार्थी पहले तो दूसरे देशों से आए हुए हैं और फिर यहाँ पर आके नागरिकता की मांग कर रहे हैं। अब इसका विरोध स्वदेशी समुदाय कर रहे हैं कि भैया अगर आप इन्हें नागरिकता दोगे तो ये हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे। अब इन्हें अपने देश की नागरिकता तो इनसे छीन चुकी है और हमारे देश में आकर ये अशांति और फैला रहे हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर सेना का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मुद्दे कई बार बहुत गंभीर होते हैं। देखो, हम लोग इंसानियत होने के नाते ये बात ठीक है कि हर इंसान को हमें समझना चाहिए, लेकिन इसके लिए विश्व को भी सहयोग करना चाहिए। यूएनओ जैसी जो संस्थाएं हैं, इन्हें शरणार्थियों के मुद्दे पर एक विचार विमर्श करना चाहिए, और जिन जिन देशों के शरणार्थियों को लेकर समस्याएं हैं उन सबके बीच में मीटिंग करके उन सभी देशों के लोगों को उन सभी देशों में वापस भेजकर वहां पर उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि विभिन्न देशों में दंगे फसाद ना हो। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में जो मानव अधिकार आंदोलन है वो स्वायत्तता की मांग को लेकर है। मणिपुर के लोगों को ये लगता है कि भारतीय संघ में जो उन्हें शामिल किया गया, देखो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय रियासतों को, यानी कि वो रियासतें जिन पर राजाओं का शासन था, उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए कि आप चाहो तो भारतीय संघ में शामिल हो जाओ, चाहे आप पाकिस्तान संघ में शामिल हो जाओ, और चाहे आप अपने आप को अलग देश बना लो। तो मणिपुर के राजा उन दिनों बोध चंद्र सिंह थे, और मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह अपने आप को एक स्वतंत्र रियासत घोषित करना चाहते थे। लेकिन आगे चलकर भारत सरकार ने इनसे अनुनय विनय की नीति करी और मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह से बातचीत करी। परिणामतः मणिपुर में चुनाव करवाए गए। सबसे पहली बार चुनाव ना मणिपुर में हुए थे, ये बात ध्यान रखना। भारत में तो भारत में सबसे पहली बार चुनाव जब मणिपुर में हुए तो मणिपुर के चुनाव में कांग्रेस जीत गई, और कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि मणिपुर का विलय कहाँ पर होगा, भारत में होगा। तो ऐसे में मणिपुर के लोगों को ये लगता है कि भारत सरकार ने इनके साथ धोखा किया है, छल से चुनाव जीते हैं, और ऐसे में मणिपुर को अलग स्वायत्तता चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर विद्रोह रहता है, दंगे फसाद रहते हैं, आए दिन बहुत बड़े पैमाने पर आगजनी तक की घटनाएं होती हैं। इसलिए सरकार ने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर अफस्पा कानून को लागू कर दिया, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। ये कानून सेना को अधिकार देता है कि वो संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है बिना कारण बताए।
तो ऐसे में विद्रोही गतिविधियों को रोक के लिए अफस्पा कानून लागू किया गया है। लेकिन अफस्पा कानून के खिलाफ लोगों की बहुत ज़्यादा विरोधी प्रक्रिया है। उनका मानना है इस सैनिक शासन की वजह से, सेना की मौजूदगी की वजह से वो अपना सही तरीके से जो जीवन यापन है वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि सेना ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया है और कई महिलाओं तक की हत्या की है। सन 2004 की बात है। ये माना जाता है कि एक महिला की रेप कर दिया गया था सेना द्वारा। तो 12 महिलाओं ने नग्न खड़े होकर सेना का विरोध किया और सेना के वापस जाने की बात करी। इसी प्रकार से इरोम शर्मिला ने नवंबर 2000 में असम राइफल द्वारा 10 लोगों को गोली मारे जाने की हत्या के विरोध में अनशन तक कर दिया था। तो आए दिन सेना और स्थानीय जनता की झड़प होती है। कई बार सेना के जवान भी शहीद होते हैं, लेकिन सेना के जो जवान शहीद होते हैं वो शहीदों की लिस्ट में तो आते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की बात नहीं होती। लेकिन जब जनता अपनी गलतियों की वजह से मरती है तो जनता आंदोलन करती है, धरने प्रदर्शन करती है और अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होती है। ऐसे में प्रशासन क्या करे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेघालय की। मेघालय में जो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे वो थोड़े से अलग हैं। मेघालय में जो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, गरीबी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर उतना विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो डेली रूटीन की आवश्यकताएं जो उनकी है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा मेघालय में कोयला और यूरेनियम के कुछ भंडार हैं। ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से कोयला और यूरेनियम निकालना चाहती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है और मनुष्य की तस्करी तक की जाती है। बड़े पैमाने पर लड़कियों की सप्लाई तक की जाती है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा यूरेनियम खनन जब हुआ तो यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। मेघालय के लोगों ने विरोध किया और फाइनली इस खनन पर रोक तक लगा दी गई, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसी प्रकार से उमगोट नदी पर एक मेगा बांध बनना था, एक बहुत बड़ा बांध बनना था, जिसकी वजह से आसपास के गांवों को खाली करवाने की बात की जा रही थी, जिससे उन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था। तो बड़े पैमाने पर वहां के लोगों ने आंदोलन किया। तो अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय के जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट रहे हैं, मानवाधिकार आंदोलन रहे हैं, वो अन्य राज्यों से थोड़े से अलग रहे हैं। नागालैंड की बात करोगे तो इसका सीन बिल्कुल मिजोरम के जैसा है। नागालैंड की बात करो तो ये भी अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाने के सपने देखता है और कई बार यहाँ पर विद्रोह रहते हैं और यहाँ पर भी अफस्पा कानून लागू किया गया है और बड़े पैमाने पर आए दिन दंगे फसाद रहते हैं। वर्तमान में गवर्नमेंट बातचीत करके शांति स्थापित करने का प्रयास कर रही है। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में मानव अधिकारों का संबंध बेसिक नीड से है। ये भी मेघालय की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यातायात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतना नहीं, त्रिपुरा में जो अशांति है वो शांति स्थापित करना चाहते हैं। बांग्लादेश की सीमा के साथ इसका विवाद रहता है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर शरणार्थी आकर रहते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर अगर हम देखें तो त्रिपुरा और मेघालय की स्थिति थोड़ी थोड़ी एक जैसी है। त्रिपुरा जन स्वास्थ्य प्रणाली की बात करता है, आर्थिक संरचना की बात करता है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है। इसके अलावा मानव अधिकार कार्यकर्ता ये भी शिकायत करते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा यहाँ पर उतनी अच्छे से नहीं प्रोवाइड की गई है जितनी अच्छे से की जानी चाहिए थी। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के लोगों की शिकायत भी एक अलग तरीके की है। मिजोरम के लोगों को तो शुरुआत से पहले ना, मिजोरम असम का इलाका था, तो मिजोरम में एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा। तो मिजोरम में जब अकाल पड़ा तो ये जो अकाल पड़ा था, इस अकाल को एक जगह का नाम भी है यहाँ पर दिया होगा। तो ये मान के चलो आप, मिजोरम में अकाल पड़ा था, मौसम वगैरह कुछ करके ऐसा नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो मिजोरम में जब अकाल पड़ा तो ये माना गया कि केंद्र सरकार और असम की गवर्नमेंट ने यहाँ पर उचित तरीके से ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो ये रहा गौतम अकाल, ठीक है। तो मिजोरम में 1959 में एक अकाल पड़ा गौतम नाम की जगह पर, जिसे गौतम अकाल का नाम दिया जाता है। जब ये अकाल पड़ा तो यहाँ के लोगों को ये लगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में इन्होंने स्वायत्त राज्य की डिमांड कर दी। इन्होंने कहा हम असम के साथ नहीं रह सकते क्योंकि असम की गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे में यहाँ पर एक संगठन बना मिजो नेशनल फ्रंट, जिसके नेता लालडेंगा थे। 20 सालों तक लगभग मिजोरम में संघर्ष चलता गया, लगातार दंगे फसाद होते गए। पड़ोसी देशों ने मिजो नेशनल फ्रंट और लालडेंगा को समर्थन भी किया और आगे चलकर सुरक्षा बलों और जनता के बीच में हिंसक टकराव तक हुए। बड़े पैमाने पर इसमें मानव अधिकारों का हनन हुआ और बहुत सारे लोगों की जान तक चली गई। आगे चलकर बातचीत का एक दौर शुरू हुआ। यहाँ पर एक और महिला संगठन था जिसका नाम था मिजो हामिचे नाम के जो महिला संगठन थे, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को भी उठाया है। आगे चलकर मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अलग राज्य का दर्जा देने के बाद भी मिजोरम में शांति व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में भी यहाँ पर दंगे फसाद बने रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो चकमा शरणार्थी रहते हैं,
इनका ये मानना है कि हमें नागरिकता मिल जाए, जबकि मिजोरम के लोग कहते हैं भैया तुम्हें नागरिकता क्यों मिलेगी। मिजोरम के लोग कहते हैं अगर चकमा को नागरिकता मिल गई तो ये यहाँ पे बहुसंख्यक हो जाएंगे और हमारी सारी चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे। हम वैसे ही पिछड़े हुए इलाके हैं और हमारे जितने छोटे मोटे रोजगार के साधन हैं उस पर भी ये चकमा शरणार्थी कब्जा कर लेंगे, तो इसलिए भी यहाँ पर दंगे फसाद रहते हैं। महिलाओं की डिमांड्स ये है कि कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है वो नहीं होनी चाहिए। इवन इतना ही नहीं, जो स्थानीय निकाय हैं और जितने भी पॉलिटिकल संस्थान हैं वहाँ पर 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। मिजोरम में जो विवाह कानून है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। दुल्हन के मूल्य दिया जाता है वहाँ पर, उसको ख़त्म करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बाल विवाह होता है उसे ख़त्म करना चाहिए। ये मिजोरम की डिमांड है। तो इस चैप्टर में हमने अलग अलग जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, सिक्किम को छोड़कर हर राज्य की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आएगा तो कर दोगे, अफस्पा कानून पर टिप्पणी करने के लिए आएगी तो कर दोगे। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है छोटा सा कि मानव अधिकारों की बात की जाए तो वे अधिकार वो होते हैं जो इंसान होने की वजह से उन्हें मिलने चाहिए, चाहे स्वतंत्रता हो, समानता हो, गरिमा हो या जीने का अधिकार हो। राजनीतिक समानता का अधिकार हो, चाहे आर्थिक अवसरों का अधिकार हो, ये अधिकार सबको मिलने चाहिए बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति के भेदभाव के, बिना रंग के, बिना लिंग के, बिना भाषा के, बिना संपत्ति के भेदभाव, सबको मिलने चाहिए ये अधिकार। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जब मुद्दे की बात करते हैं तो यहाँ पर विद्रोह, दंगे फसाद की वजह से और सशस्त्र बलों की तैनाती की वजह से आए दिन इन अधिकारों का हनन होता है, जिसका अभी तक आज़ादी के 70 सालों के बाद भी कोई तोड़ नहीं निकला है। या तो यहाँ पर सरकारों की कुछ कमी रही है या फिर स्थानीय जनता चाहती ही नहीं है कि वहाँ पर शांति स्थापित हो। ठीक भाई, तो चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिए।